शिव इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट परीक्षाओं के लिए हिंदी। और हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आप लोग उस अध्याय से परिचित होंगे जिसका नाम है भाषा अधिगम। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि भाषा अधिगम जो चैप्टर होता है, इससे आपके सीटेट के परीक्षाओं में मान चलिए 2 से 3 या 4 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ये जो भाषा अधिगम है इसको इतना बारीक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, और एकदम सरलता से पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में भाषा अधिगम से प्रश्न आए तो ये गलत ना हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की हम लोग शुभारंभ करते हैं। और मैं आपको डेली सीटेट के लिए, ठीक है, वीडियो अपलोड करता हूं और आप लोग जो है वीडियो को अवश्य देखिए और एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आज का हिंदी में हमारा प्रकरण है भाषा पढ़ने वाले हिंदी, तो दोस्तों हिंदी में हमारा जो प्रकरण है, ठीक है, प्रकरण होगी आपकी भाषा। ठीक है, जैसा कि एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रकरण का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप लोग बीएड बीटीसी किए होंगे ना, सबसे पहले बच्चों से हम लोग जब पढ़ाने जाते थे तो प्रकरण निकलवाते थे गुरुजी लोग। ठीक है, तो प्रकरण का मतलब ये होता कि आप क्लास की जो शुरुआत है वो आप कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकरण कहते हैं। तो आइए आज के प्रकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा और हम लोग बेहतर तरीके से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं भाषा की बात करूं तो भाषा की शुरुआत जो है ये ध्वनि से होती है। क्योंकि भाषा की जो शुरुआत है ध्वनि से इसलिए होती है क्योंकि अगर सोचो, अगर आपके पास ध्वनि नहीं होती है, ठीक है, जैसे आप वागेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त करते हो उसी का नाम क्या है, ध्वनि है। अगर आप कुछ भी ना बोलो, ठीक है, तो क्या वो वर्ड बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ड कहते हैं। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि भाषा की शुरुआत जो होती है वह एक ध्वनि से होती है। क्योंकि भैया ध्वनि से ही क्या बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड से ही क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्द से जब बन जाता तो आगे की प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है और एक समय ऐसा आता है जो क्या बन जाता है, एक भाषा बन जाता है। तो आप कह सकते हो कि भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है, ध्वनि से होती है। तो आप मैं लिख सकता हूं यहां पर, भाषा की शुरुआत ध्वनि से होती है। दोस्तों ऐसे तो मैं ध्वनि पे चर्चा आज नहीं करूंगा, ध्वनि के लिए मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, ध्वनि को विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो ध्वनि को हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे समय को देखते हुए आपके सीटेट के परीक्षा में आपको सफलता दिला सके। ठीक है, तो आइए हम लोग भाषा की शुरुआत अगर पूछता किससे होती है, ध्वनि से होती है। हमको ये जानकारी लेना है कि भैया इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से होती है, व्युत्पत्ति। ठीक है, अगर भाषा की व्युत्पत्ति की बात करूं तो बताया जाता कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से होती है। ठीक है, संस्कृत भाषा के भाष धातु से होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। लेकिन मामला ये आता है कि अगर कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाष धातु से होती है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको, व्युत्पत्ति, ठीक, एक होता है उत्पत्ति, ठीक, और एक होता है निष्पत्ति।
निष्पत्ति। इन तीनों शब्दों में अंतर है। सर जो व्युत्पत्ति होता है ये शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जबकि उत्पत्ति एक जीव की होती है, ठीक है, और निष्पत्ति एक रस की होती है, ठीक है। अगर आपको किसी भी शब्दों का निर्माण करना है तो वहां पर व्युत्पत्ति शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर किसी जीव का जन्म हो रहा है तो वहां उत्पत्ति बोलेंगे, और अगर रस का निर्माण हो रहा तो वहां निष्पत्ति बोलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें समझना ये है कि भैया भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, ठीक। तो मैं कह सकता हूं भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास धातु से होती है जिसमें संस्कृत भाषा के टॉप प्रत्यय तथा हिंदी भाषा का बड़ा आ प्रत्यय का योग कर देने से भाषा शब्द की निर्माण हो जाती है। जैसा कि दोस्तों आपको मैं बता दूं, कह रहा कि यदि भाष धातु में हम टॉप प्रत्यय जोड़ते हैं तो भाषा शब्द बन जाएगा, या भाष धातु में हम बड़ा आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो भी क्या बन जाएगा, भाषा बन जाएगा, ठीक। अगर हिंदी की दृष्टि से पूछा जाए कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए भाष धातु में, तो आप बता सकते हैं बड़ा आ प्रत्यय जोड़ा जाएगा। अगर संस्कृत भाषा की दृष्टि से पूछा जाए कि भाषा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बता सकते हैं टॉप प्रत्यय है, ठीक। अब बात ये आती है कि ये देखिए भाष है और ये धातु है। सर भाष को जानने से पहले आप धातु को जान लीजिए। जैसा कि आप जानते हो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक। ये सर कहने की वजह है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक। इससे एक बात पता चला कि सर जो धातु है ना, धातु को हिंदी में क्या नाम देते हैं, क्रिया देते हैं, जबकि उसी क्रिया को संस्कृत में धातु के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी में किस नाम से जानेंगे धातु को, तो अंग्रेजी में धातु को वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर आप लिख सकते हो नोट डाल के धातु को हिंदी में क्रिया के नाम से तथा संस्कृत भाषा में धातु के नाम से, जबकि अंग्रेजी भाषा में वर्ब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बात क्लियर है, एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है कि धातु को हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो क्रिया के नाम से जानते हैं, जबकि धातु को अंग्रेजी में वर्ब के नाम से जानते हैं, और धातु को संस्कृत में धातु के ही नाम से जानते हैं, ठीक। ये बात अगर यहाँ तक क्लियर हो गई है तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। सर आपने भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जान गए, ठीक, लेकिन
मामला ये आता है कि ये सर भास क्या है। ठीक, तो भास का अर्थ ये होता है विचार प्रकट करना या लेन देन करना। तो आपसे अगर पूछा जाए भाषा का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, तो आप बता सकते हैं विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना या लेन देन करना, या लेन देन करना। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सीटेट 2019 में ये प्रश्न आ चुका है कि भाषा का अर्थ क्या होता है, तो लेन देन करना होता है, जबकि भाषा का अर्थ विचार प्रकट करना भी होता है या अभिव्यक्ति करना भी होता है। खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं कि भैया भाषा का शाब्दिक अर्थ हम लोग जान गए विचार प्रकट करना होता है। ठीक, यानी कि अपने विचारों को जिसके माध्यम से प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले आप एक बात जानो कि सर यहाँ देखिए प्रकट करना, यानी कि प्रकट करना यह एक क्रिया है। ठीक, यह एक क्या है, क्रिया है, और ये क्या एक विचार है। ठीक, यानी कि जो भाव है, आप कह सकते हैं भाव, भाव को प्रकट करना ही क्या है, विचार है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भैया मान लेते हैं कि अगर हमने भाव को प्रकट कर दिया तो वह एक भाषा है। जबकि अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले कि सर विचार किसे कहते हैं, ठीक है, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको इतना बता दूंगा कि उससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि विचार किसे कहते हैं। आप सोचो विचार की परिभाषा कैसे बनाओगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, क्या विचार दिखती है? तो जी सर नहीं दिखती है। तो अगर विचार नहीं दिखती है तो अगर कह दूं मैं कि ये मनुष्य के मन की अध्यात्मिक इकाई है, क्योंकि जो भाव मेरे अंदर चल रहे हैं वो आपको नहीं पता है, और जो आपके मन में जो भाव और विचार है वो मुझे नहीं पता है। इससे मैं कह सकता हूं कि मनुष्य के मन की अध्यात्मिक जो इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग परिभाषा लिखिएगा, कह रहा कि मनुष्य के मन की अध्यात्मिक इकाई, अध्यात्मिक इकाई को विचार कहते हैं, विचार कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा कि मनुष्य के मन की अध्यात्मिक जो इकाई होगी उसी को विचार कहते हैं। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है जो हमारा विचार होता है वो दिखाई नहीं देती है, और जब दिखाई नहीं देती है तो विचार को आप अदृश्यात्मक कह सकते हो। ठीक है, विचार अध्यात्मिक होती है, विचार को आप छू नहीं सकते, इसलिए विचार क्या होती है, अमूर्त होती है। ठीक है, तो आप ये सब पॉइंट जानते रहिए, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन तथ्यात्मक आता है। तो ये बातें हमारी जो हमने व्याख्या कर रहे हैं, इस बातों को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अगर हम लोग जो है इसकी परिभाषा जान चुके हैं तो आइए हम लोग ये जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, जैसा कि भाषा की परिभाषा से भी आपके प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा। ठीक है,
भाषा की परिभाषा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाषा की परिभाषा क्या है। ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा कि जो विचारों का हम लेन देन करते हैं, तो जो लेन देन करने का जो माध्यम होता है उसी माध्यम को क्या कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। क्योंकि आज जो मैं अपने भावनाओं को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं, यह एक भाषा है। अब भाषा चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, लेकिन अपने विचारों को प्रकट करने का एकमात्र साधन क्या होता है, भाषा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं परिभाषा बनाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। सर वैसे मेरी चित्रकारी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको चित्र से बना के समझाता हूं। ठीक, जैसे मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं। ठीक, ये दो व्यक्ति हैं। ठीक, ये आपका क्या है, राम है और ये श्याम है। ठीक, सर ये मान लेते हैं राम के मन में जो वेदना है, जो सुख है, दुख है, संवेग है, पीड़ा है। ठीक, और जो श्याम के मन में सुख है, दुख, वेदना, पीड़ा। सर आप बताइए जो राम के मन में सुख और दुख है, क्या श्याम को पता है? नहीं पता है। जो श्याम के मन में सुख दुख वेदना संवेग है, क्या राम को पता है? सर नहीं पता है। ठीक, ये आप कह सकते हो विचार है। ठीक, लेकिन विचारों को आप अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करोगे, तो जिसके माध्यम से अभिव्यक्ति करते हो उसी का ही नाम क्या है, भाषा है। तो जैसे यहां राम ने क्या बोला श्याम से कि भाई राम मुझे कल एक दवा लाके दे दीजिए। तो जो दवा लाके दे दीजिए यही अपने विचारों को प्रकट करना हुआ। ठीक, लेकिन अपने विचारों को प्रकट किसके माध्यम से किया, तो आप कह सकते हो सर भाषा के माध्यम से किया। इससे ये पता चला कि भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। तो पूछा जा सकता आपके एग्जाम में कि भाषा कैसा माध्यम है, तो एक संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग परिभाषा जानते हैं। ठीक, तो परिभाषा को आइए हम लोग समझते हैं। पहला सबसे छोटा परिभाषा मैं लिखूंगा बोर्ड पर। पहली परिभाषा क्या है, मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, कह रहा कि मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। यानी कि मनुष्य जो कुछ भी अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति उसे प्रतिपुष्टि दे रहा है, आसानी से समझ जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक, तो कह रहा कि मनुष्य की जो सार्थक अभिव्यक्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक, तो ऐसे तो दोस्तों देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में कुछ वैज्ञानिकों के नाम से भी प्रश्न आते हैं। ठीक, तो एक परिभाषा से आपका काम चलने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको अनेक विद्वानों का परिभाषा लिखवाऊंगा जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि जिससे आजकल का एग्जाम का पैटर्न क्या है वो बदल रहा है, क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है, इसलिए आप जितना हो सके उतना डिटेल पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, तो पहली परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब देखिए विद्वानों के अनुसार परिभाषा लिखिएगा, हेडिंग डालिए, विद्वानों के अनुसार परिभाषा।
दोस्तों लिखिएगा, वैसे तो देखा जाए विद्वानों के अनुसार निम्नलिखित परिभाषाएं हैं जिनमें से महत्वपूर्ण परिभाषा को हम जानेंगे। कह रहा दोस्तों, वैसे तो देखा जाए ये आपकी भाषा के निम्नलिखित परिभाषाएं होती हैं, लेकिन हमको निम्नलिखित परिभाषाएं नहीं पढ़नी है। उनमें से जो हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो परिभाषा में जाननी है। ठीक है, तो आइए हम यहां पर लिखते हैं विद्वानों के मतानुसार परिभाषा। ठीक है, किसके अनुसार? विद्वानों के मतानुसार परिभाषा। तो एक ऐसे धुरंधर व्यक्ति का नाम लेना चाहते हैं जो संस्कृत के संस्कृताचार्य हैं। संस्कृताचार्य भी कह सकते हैं आप, और व्याकरणाचार्य भी कह सकते हैं, यानी कि वैयाकरण भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लिखिएगा संस्कृताचार्य अष्टाध्यायी के प्रणेयता या प्रस्तोता या जनक महर्षि पाणिनि के मतानुसार भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, व्यक्त वाचाम। दोस्तों, व्यक्त वाचाम अर्थात स्पष्ट वाणी भाषा है। दोस्तों, इन्होंने गागर में सागर भरने की बात कही है। इन्होंने सिर्फ 2 ही शब्दों में भाषा की परिभाषा को व्याख्यायित कर दिया और कहा कि भाषा आप उसे ही कह सकते हो जो अपने आप में स्पष्ट हो, सहज हो, ठीक है, सुबोध हो, वही क्या है? भाषा है। तो आप ये कह सकते हैं कि व्यक्त वाचाम परिभाषा किसने दिया है भाषा के संदर्भ में? तो आप उत्तर बता सकते हो, संस्कृताचार्य जो अष्टाध्यायी के प्रेरणा हैं, यानी प्रस्तोता आचार्य महर्षि पाणिनि ने दिया है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। लेकिन हम लोग यहीं पर नहीं ठहरेंगे, क्योंकि इन्हीं के बाद आते हैं एक महाभाष्य के रचनाकार। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, संस्कृत पढ़े होंगे, महाभाष्य के रचनाकार हैं जिनका नाम है पतंजलि। पतंजलि ने कहा है कि जो वाणी में व्यक्त हो वह भाषा है। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि जो वाणी के द्वारा व्यक्त की जाए वही भाषा है। ठीक है, तो ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है? आप कह सकते हैं महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लिखिएगा पतंजलि के मतानुसार, लिखिएगा महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि ने
कहा कि जो वाणी में व्यक्त हो वह भाषा है, वह भाषा है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो वाणी में व्यक्त हो वह भाषा है। ठीक है, तो आशा करते हैं पतंजलि की भी परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अभी यहीं पर नहीं ठहरेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहीं पर एक विद्वान हैं जो हिंदी के वैयाकरण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने हिंदी काव्य धारा के रूप में एक रचना लिखी है जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। तो आप लिखिएगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इनकी परिभाषा और सरल और सुबोध है। इन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचार को एक दूसरे के सामने भली भांति प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव एवं विचार को भली भांति स्वयं समझ लेता है, तो उस साधन को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि भैया जिसके द्वारा अपने भाव और विचार को एक दूसरों के सामने सुसंगति यानी कि सही तरीके से व्यक्त कर पाते हैं और दूसरों के भाव एवं विचार को आसानी से समझ लेते हैं, ऐसे माध्यम को क्या कहा इन्होंने? भाषा कहा। तो आशा करते हैं दोस्तों इनकी परिभाषा आपको आसानी से समझ में आई होगी। अब देखिए ये हिंदी के वैयाकरण आचार्य हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ लोग संस्कृत के पाश्चात्य कवि होते हैं, जैसे हेनरी स्वीट हो गए, ठीक है, पांडुरंग गुड़े हो गए। इनका नाम जो है भाषा के संदर्भ में आता है। ठीक है, और इनकी भी परिभाषाएं आपके एग्जाम के लिए मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग उनकी भी परिभाषाएं देख लेते हैं। तो ज्यादा कुछ ना लिखवाते हुए दो कवियों की परिभाषाएं और लिखवाएंगे। तो आप लिखिएगा हेनरी स्वीट के अनुसार। देखिए हम लोग समझते हैं हेनरी स्वीट ने क्या कहा भाषा के बारे में। हेनरी स्वीट तो हेनरी स्वीट ने क्या कहा है? कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा, यानी कि ध्वन्यात्मक जिसमें आवाज हो, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण करना भाषा है। इन्होंने इतनी सरल भाषा में समझाया, क्या कहा कि ध्वन्यात्मक यानी कि जिसमें कोई आवाज, जिसमें कोई ध्वनि हो, उन शब्दों के द्वारा
अपने विचार एवं भाव को अगर प्रकट कर ले जा रहे हो, उसी माध्यम को हम क्या कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। तो ये बात जो है दोस्तों हेनरी स्वीट ने कहा है। लेकिन इन्हीं से मिलता जुलता परिभाषा, इन्हीं से थोड़ा सा जुड़ा हुआ परिभाषा है, किसकी है, दामोदर पांडुरंग गुड़े की परिभाषा। तो आइए इनकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। दामोदर पांडुरंग गुड़े, देखिए इन्होंने क्या कहा, शेष यही बातें कहा था, लेकिन इन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन किया, कहा ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा हृदयगत विचारों का प्रकटीकरण करना भाषा है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने क्या कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा, यानी कि जिस शब्दों में आवाज हो, यानी कि उसमें ध्वनि हो, जो हृदयगत विचार होते हैं, जो हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, हमारे आत्मा में जो विचार चल रहे हैं, जो हमारे हृदय में भाव चल रहे हैं, उसको प्रकट कर देना ही क्या है, भाषा है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जो भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित परिभाषाएं थी, जो आपके एग्जाम के लायक इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, ठीक है, वो मैंने बताया। अब दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि भाषा सीखा कैसे जाता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यही मैं एक बात नोट डाल के लिखवा देता हूं, नहीं तो आप लोग हमेशा भ्रमित रहेंगे। अगर कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाए भाषा बनने की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है, ठीक है, या भाषा बनने का चरण, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भाषा बनने का चरण है। देखिए भाषा बनने का चरण, तो भाषा बनती कैसे है, तो भाषा बनने से पहले वह किस किस रूप में होती है या किन किन चरणों से गुजरती है। जैसा कि मैं बता दूं कि भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है, ध्वनि से होती है। तो बाबू भाषा की शुरुआत ध्वनि से होती है। आपको पता है इसको जब लिखते हो तो क्या हो जाता है, वर्ड होता है, और इसमें जब स्वर मिला देते हो तो वही क्या हो जाता है, अक्षर हो जाता है, और अक्षर से क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है, और इसी शब्द को जब एक वाक्य में पिरो देते हैं इसे क्या कहते हैं, पद बन जाता है। इसी पद को जब हम जोड़ते हैं कई पदों को तो यह एक उपवाक्य बनता है। क्या बनता है, उपवाक्य बनता है। इसी उपवाक्य से क्या बनता है, वाक्य बनता है, ठीक। इसी वाक्य से क्या बनता है, बोली, और बोली से क्या बनेगा, विभाषा, और विभाषा से क्या बन जाएगी, भाषा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये रहा भाषा बनने की प्रक्रिया का चरण, ठीक है। यानी कि भाषा बनने से पहले वो किस रूप में होती है, विभाषा के रूप में, ठीक है। फिर विभाषा किस रूप में होती है, बोली के रूप में। बोली किस रूप में होती है, एक वाक्य के रूप में होती है। वाक्य रूप से किस रूप में होती है, उपवाक्य के रूप में होती है। यानी कि ये चरण प्रक्रिया जो हमारी क्या है, से घटती रहती है, ठीक। इसलिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक। तो ये रहा आपका भाषा बनने की प्रक्रिया, या भाषा बनने के आप चरण कह सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया कितनी होती है। भाषा सीखने के प्रक्रिया, तो बाबू देखिए भाषा
सीखने के लिए आवश्यक गुण। आवश्यक गुण दोस्तों, भाषा सीखने के लिए आवश्यक गुण। अब देखिए ध्यान से, आवश्यक और अनिवार्य, कहने का मतलब इन दोनों में क्या अंतर है कि कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिसे आपको उसको जानकारी लेना ही पड़ता है, उसको आवश्यक कहते हैं, ठीक है, और उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनिवार्य कहते हैं। ठीक, जैसे आप इमेज करो कि सर भाषा सीखने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भाषा ही सीखने के लिए नहीं, इंडिया का कोई भी काम सीखने के लिए आपको या आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 तत्व होने चाहिए। भाषा सीखने के आवश्यक 3 तत्व होते हैं, और ये अगर 3 तत्व आपके पास हैं तो इंडिया का कोई भी काम आप सीख सकते हो। ठीक है, ये देखिए इसके 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। ठीक है सर, अगर मैं तीनों तत्वों की बात करूं तो आप कह सकते हो कि एक होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा। और एक होता है अनुकरण, और एक होता है आपका अभ्यास। अभ्यास दोस्तों, ये देखिए, अगर 3 तत्व आपके भीतर या आपके आंतरिक मन में ये 3 शब्द चल रहे हैं तो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकती है। ठीक है, यही 3 तत्व अगर आपके भीतर आ जाएं तो आप जो अपने सफलता को पा सकते हैं। सर कैसे पा सकते हैं, मुझे आप बताओ यार। अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक, इतनी ठंडी में आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप सीटेट के प्रति, अपने कामयाबी के प्रति, अपने परीक्षा पास करने के प्रति आप क्या हो? इसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। सर चलिए मान लेते हैं कि आपके पास जिज्ञासा तो है, आपने इतनी ठंडी में मेहनत करके आप पढ़ रहे हो, चाहे आप रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे जैसे पढ़ रहे हो, ठीक, आपके पास जिज्ञासा है। लेकिन जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, स्किनर ने कहा है कि भाई कोई भी चीज अगर आपको सीखना है तो आप अनुकरण के माध्यम से ही सीख सकते हो। ठीक, तो ऐसे में अगर आपको अनुकरण करने भी नहीं आता है तो भी आप जो है सीख नहीं पाओगे। तो सर आपके पास जिज्ञासा भी होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या है, अनुकरण भी होनी चाहिए। चलिए ठीक, मान लेते हैं सर आपके पास जिज्ञासा भी है, अनुकरण भी है, लेकिन अगर आप उस चीज को सीखने के बाद अभ्यास नहीं करते हो तो वो चीजें क्या होती है, भूल जाती है। ठीक, क्या होती है, भूल जाती है। जैसा कि एक विद्वान का मत है जिसे क्या कहते हैं, कवि वृंद। कवि वृंद क्या कहते हैं कि कहत कहत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर प्रते निशान। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी शब्दों को या किसी भी वस्तु को या किसी भी ज्ञान को आप जितना मथोगे उतना ही आपके माइंड में क्या हो जाता है, आत्मसात हो जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि रसरी आवत जात के सिल पर प्रत निशान। यानी कि जिस प्रकार एक पत्थर पर, ठीक है, एक पर्वत पर एक रस्सी को खींचते खींचते उस पर्वत पर, उस पत्थर पर भी क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। इसी के आधार पर इन्होंने कहा अगर किसी भी चीज़ों का आप बार बार अध्ययन करते हो तो वो क्या आपके माइंड में हमेशा के लिए क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो ऐसे में आप कह सकते हो दोस्तों कि आपको अपने मंजिल को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 तत्व अगर है तो आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, जिसमें पहला है जिज्ञासा, दूसरा है अनुकरण और तीसरा है अभ्यास। ठीक है, अब जैसे मैं अनुकरण की अगर बात करूं
तो अनुकरण का मतलब होता है नकल। क्या होता है? नकल। अब देखो दोस्तों, नकल भी दो तरीके से की जाती है, ठीक। एक प्रत्यक्ष नकल होता है और एक अप्रत्यक्ष, ठीक है। एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष। जैसे मान लेते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोग मुझे देख रहे हो, ठीक, कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कितनी तल्लीनता के साथ पढ़ा रहे हैं, कितनी तत्परता के साथ पढ़ा रहे हैं। ऐसा देखना क्या है? ये प्रत्यक्ष अनुकरण हुआ, ठीक। लेकिन आप जो है किसी भी चीजों का अनुभव कर रहे हो, ठीक है, किसी भी वस्तु का क्या कर रहे हो? अनुभव कर रहे हो, वो क्या है? अप्रत्यक्ष है। जैसे मान लेते हैं कि एक चींटी है और एक नदी को पार करना चाहती है, लेकिन वो नदी को पार नहीं कर पा रही, फिर भी वो नदी को पार करने के प्रति क्या है? तत्पर है। आप उस चींटी आपको बता नहीं रही कि मुझे तुम देखो, फिर भी तुमने चींटी को बार बार उसको देख रहे हो, ठीक। तो एक समय क्या हुआ कि चींटी अपने मंजिल को प्राप्त कर ले गई। इससे आपके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि यार एक चींटी होके अपने मंजिल को प्राप्त कर ले गई, जिसे पढ़ाने वाला कोई ना तो इंस्टीट्यूट है और ना ही कोई टीचर है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी है। क्या कोचिंग में, क्या भाई आप यही बता, सोचो ध्यान से, क्या चींटी किसी इंस्टीट्यूट में गई थी पढ़ने? कभी नहीं गई थी। क्या चींटी सिवा कंपटीशन क्लास में पढ़ी थी? कभी नहीं पढ़ी थी। लेकिन सर सोचो, एक चींटी होके अपने मंजिल को प्राप्त कर ले जाती है, तो मैं एक मानव होकर, जो कि मुझे पढ़ाने वाले लाखों यूट्यूबर हैं, लाखों टीचर हैं, लाखों संस्था है, तो मैं काहे नहीं अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये पॉइंट क्या है? क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आपको भाषा को सीखने के लिए या किसी भी चीजों को सीखने के लिए क्या होना चाहिए? 3 आवश्यक गुण होना चाहिए, जिसमें पहला जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब जैसे अगर हम लोग सीख लिए भाषा सीखने के आवश्यक गुण, ठीक है, तो भाषा सीखने के अगर आवश्यक गुण आप जान गए, तो आप जानो भाषा की विशेषताएं क्या होती है। भाषा की विशेषताएं, ठीक है। अगर भाषा की विशेषताओं की बात करें हम, तो आप हेडिंग डालोगे भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं दोस्तों, भाषा की विशेषताएं, देखिए विशेषताएं क्या होती है, पहली बात तो ये जान लीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है? अद्वितीय है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का जो गुण और दोष होता है, उसी को क्या कहते हैं? विशेषता कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, ये क्या उसकी विशेषता है, अच्छाई है। मैंने कहा राम बुरा लड़का है, तो बुरा होना क्या उसका? विशेषता है, गुण है ना। तो ऐसे में कह सकते हो, ऐसे भाषा की भी कुछ क्या है? अच्छाइयां हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। देखो भाषा की विशेषताओं से आपके सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो मुझे लगता है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों आज जो